नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा चुनने के लिए हुए मतदान के बाद अब कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट लग रही है कि कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को पदभार देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जी हां, आपको हम बता दें कि मतगणना तो 10 मार्च को होगी, लेकिन पार्टी अभी से सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पार्टी अब सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। संसाधन जुटाने के लिए नए क्षेत्र चिन्हित करने शुरू कर दिए गए हैं। कैबिनेट की पहली बैठक में ही कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। बतौर सेनापति 1.25 महीने चुनाव अभियान की कमान संभालने पर हरीश रावत ने कहा कि हमने लक्ष्य तय किया था कि 2017 में हम हारे हैं, मगर 2022 हर हालत में जीतना है। एक तरफ जहां कांग्रेस अपनी जीत से आश्वस्त है और पूरे यकीन के साथ इस तैयारी में लगी है कि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, तो बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। बीजेपी को भी यकीन है कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बना रही है। चलो, बीजेपी और कांग्रेस का सरकार बनाने का दावा करना तो ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी, जिसने उत्तराखंड के चुनाव में पहली बार किस्मत आजमाई और चुनाव से पहले ही टूटकर बिखर गई, वो भी सरकार बनाने का दावा कर रही है और अपनी जीत के लिए पूर्ण रूप से आश्वस्त नजर आ रही है। आपको ना पता चल रहा हो बेशक, लेकिन हमने क्योंकि मेहनत करी है और हमने जाकर क्षेत्रों में लोगों का रुझान और झुकाव दोनों कांग्रेस के प्रति देखा है। इस बार टूटकर समर्थन मिला है, आशीर्वाद मिला है, प्यार और सम्मान मिला है कांग्रेस के प्रत्याशियों को भी, कार्यकर्ताओं को भी। और जनता क्योंकि इतनी त्रस्त हो चुकी थी बेरोजगारी और महंगाई से, तो उन्होंने मतदान भी मुद्दों पर किया है। किसी की जलेबीदार, लच्छेदार या चाशनी में भीगी हुई बातों पर मतदाता इस बार नहीं आया है। किसी प्रलोभन से को लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर देखे कि ना धामी की 300 की साड़ी किसी को चाहिए, न किसी को दूसरे भाजपा प्रत्याशी के पैसे का लिफाफा चाहिए, न दारू में मतदाता बिकने के लिए तैयार था। ऐसे में निश्चित तौर पर हम एक बहुत कंफर्टेबल सरकार बनाने जा रहे हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये क्योंकि काम किया है इसलिए वो कॉन्फिडेंस बोल रहा है। तो ये ब्लूप्रिंट उसी की तैयारी हो रही है आप जो बना रहे हैं। देखिए, कांग्रेस चाहे ब्लूप्रिंट तैयार करे चाहे रेड प्रिंट तैयार करे, इस प्रदेश की जनता कांग्रेस को पिछले 5 वर्षों में लगातार नकार चुकी है और 2022 के लिए भी जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। 10 मार्च का इंतजार कर लीजिए। कांग्रेस को भी मेरी सलाह है कि कम से कम 10 मार्च का इंतजार करे, अति उत्साह में ना आए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में सरकार बना रही है और हम भारी बहुमत के साथ सत्ता में पुनः वापसी कर रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गए, इसके लिए जनता का बहुत बहुत आभार है। लेकिन कांग्रेस है कि ख्याली गाँव बनाने में मशरूफ हो गई है। कांग्रेस को लग रहा है कि वो उत्तराखंड में सरकार बना रही है और अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। ये ब्लूप्रिंट भ्रष्टाचार का है कि किस तरीके से अब उत्तराखंड को लूटना है हमको। लेकिन हम आपको बता दें कि अब उत्तराखंड की लूट बंद होगी। इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा और कांग्रेस जो ये उत्तराखंड को लूटने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है ना, भूल जाए। ख्याली सपने देखना तो कोई बात नहीं, लेकिन उत्तराखंड में जनता आम। चलिए, इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। लखपत बुटोला जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। संजीव वर्मा जी इस समय चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और संगीता शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। लखपत जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। सर, अभी मतगणना होने तो दीजिए, उससे पहले ही ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, थोड़ी जल्दबाजी नहीं है? ये किस बात का कॉन्फिडेंट है? देखिए, इस समय का जो चुनाव था, हाँ, वो उत्तराखंड की जनता भाजपा के विरुद्ध लड़ रही थी। जो भाजपा का कुशासन था, भाजपा ने जो इस प्रदेश में एक मोदी जी और अमित शाह जी के 2017 के वादे पे जो उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार दीजिएगा, हम इस प्रदेश को विकास की ओर ले जाएंगे, समृद्धि की ओर ले जाएंगे। लेकिन उन्होंने विकास समृद्धि को छोड़ करके इस प्रदेश में जो जनादेश का अपमान करके 3 मुख्यमंत्री दिए, उत्तराखंड को महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से जो इन्होंने पूरा उत्तराखंड को खंडित करने का काम किया है, उससे मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की जनता इस चुनाव को भाजपा के विरुद्ध लड़ना चाह रही थी और कांग्रेस एक उसमें माध्यम थी। इसलिए हमने जितने रुझान और जितना भी देखा, उसके अंदर निश्चित रूप से कांग्रेस
एक बड़ी मेजोरिटी के साथ उत्तराखंड में सरकार में, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं, हमें उत्तराखंड की देवतुल्य जनता पे भरोसा है। यानी कि इसलिए आपकी पार्टियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। सुनने में आ रहा है कि वरिष्ठ नेताओं को पदभार देने के लिए भी अभी आप तैयारियां कर रहे हैं। लखपत जी। जी देखिए, आप एक बात को समझ लीजिए कि आपने जिस तरह से देखा होगा, भाजपा के विधायक, भाजपा के मंत्री, भाजपा के कार्यकर्ता जिस तरह से उनके प्रदेश अध्यक्ष पे, उनके मुख्यमंत्री पे और उनके कार्यकर्ताओं पे आरोप लगा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी अंतर कलह से ज्यादा इनकी हार का जो इनको डर है वो सामने बाहर आ रही। और जहां तक आपने कहा है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वरिष्ठ लोगों को जिम्मेदारी देना चाहती है, तो मैं समझता हूँ उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के समृद्धि के लिए और जहाँ का जो कार्यकर्ता उस क्षेत्र के मूलभूत समस्याओं के निदान के लिए यदि पार्टी को कुछ विस्तृत फैसले लेने पड़ेंगे तो निश्चित रूप से ले जाएंगे। उत्तराखंड के हित में, उत्तराखंड की जनता के हित में जो भी पार्टी फैसला लेगी तो जो उचित समझे पार्टी वो फैसला लेगी। चलिए संजीव वर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? संजीव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? संजीव वर्मा जी को आवाज नहीं मिल रही है, एक बार फिर से उनकी फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। संगीता जी, आप तक पहुंच रही है मेरी आवाज? संगीता जी, बीजेपी और कांग्रेस का दावा तो चलिए ठीक है कि वो लोग अभी इतने आश्वस्त हो रहे हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी, हमारी बन जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी किस बात से इतना कॉन्फिडेंट है? आप लोग भी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, जबकि हमने देखा कि कितनी बड़ी टूट फूट आपकी पार्टी में मतदान से पहले ही हो गई थी। देखिए, कुछ लोग जो महत्वाकांक्षा को लेकर आए थे वो उसी तरह से बाहर भी चले गए जिस तरह से वो पार्टी के अंदर आए थे। और जनता जो है, इस बार जनता ने जो मतदान किया है और जिस प्रकार से महिलाओं का मतदान बहुत अधिक हुआ है, ये हर विधानसभा में देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं ने जो शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई के मुद्दे उत्तराखंड में थे, उनको लेकर के ही वोटिंग की है और उन्हीं मुद्दों की वजह से महिलाओं में बहुत अधिक मतदान हुआ है। तो मतदान हो चुका, अब जनता जो जनादेश देगी वो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी जो मुद्दों को लेकर के उत्तराखंड में आई थी और उसने चुनाव लड़ा था, तो कहीं ना कहीं आश्वस्त है क्योंकि 21 सालों में इन दोनों पार्टियों ने विकास नहीं किया है। तो जनता ने आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया होगा और 10 तारीख को ये फैसला सबके समक्ष होगा। ये जो कॉन्फिडेंस में अभी से अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर रही हैं दोनों पार्टियां, इनको लेकर आपका क्या कहना है? क्या आपके यहाँ भी अभी से वरिष्ठ नेताओं को पदभार देने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं? ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है क्या आम आदमी पार्टी में भी? देखिए, जनता का जब जनादेश आ जाएगा, हम इतनी जल्दबाजी में नहीं है। ये दोनों पार्टियां जिस तरह से जल्दबाजी में दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुकी हैं। और भाजपा का अंतर कलह जो पहले ही दिख रहा है, जनादेश से पहले ही ये कुछ सीटों में हार मान चुके हैं। मैं चंपावत विधानसभा की बात करूं तो जो प्रत्याशी रहे वो कहीं ना कहीं भीतर घात का लगातार मीडिया के इल्जाम लगाने पे लगे हुए हैं कि संगठन ने उनके साथ भीतर घात किया। वही काशीपुर की स्थिति है। लक्सर विधानसभा में भी संजय गुप्ता जी जो लगातार मदन कौशिक जी पर आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार भाजपा के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जीत से पहले ही अपनी कुछ विधानसभाओं में हार मान चुके हैं। तो ये बहुत जल्दबाजी है इन दोनों पार्टियों में कि हम सरकार बना लेंगे। तो अभी तो ये नारा बहुत दूर है, साठ पार। ये 10 तारीख को जब जनता का जनादेश सबके सामने होगा तो स्पष्ट दिखाई देगा। संजीव वर्मा जी, ब्लूप्रिंट क्या बीजेपी में भी तैयार हो रहा है? कांग्रेस तो पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है सर कि इस बार तो सरकार उनकी बनकर ही रहेगी, और हो भी क्यों ना, सत्ता परिवर्तन की परंपरा चली आ रही है उत्तराखंड में। मुस्कान जी, देखिए, पल्लवी बात कर रही हूँ सर स्टूडियो से। हेलो, पल्लवी राजपूत बात कर रही हूँ सर स्टूडियो से। जी ठीक। पल्लवी जी, देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी, तो एक सबसे पहले तो हम इस निधन पर इस बार तोड़ने वाले हैं। और दूसरी बात, हम विकास के मॉडल पर, विकास के मुद्दे के ऊपर चुनाव मैदान में गए थे और विकास जीता है, विकास जीता है और विकास हमारी उत्साह
वो लंबी लंबी लाइनों के रूप में देखने को मिला है। और जनता ने पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और जो हमारा 60+ का ध्येय था उसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से अचीव किया है। और निश्चित तौर पर 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के जो रिजल्ट है वो आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में वापसी कर रही है। जिस तरह से कांग्रेस मैं सोचता हूँ बहुत ही जल्दबाजी में और ओवर कॉन्फिडेंट होकर जो बड़ी बड़ी बातें करने लगे न सूत न कपास जुलाओं में लटम लटा, वो सीधी सीधी कहावत इन लोगों के ऊपर चरितार्थ हो रही है। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है, लेकिन ये वो सपने देखने जो सपने कभी पूरे शायद होने वाले ही नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कांग्रेस का जिस तरह से ये सब कुछ चल रहा है उसमें दूर दूर तक कुछ भी धरातल पे ऐसा कुछ भी साकार होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में वापसी कर रही है और हम एक बहुत अच्छे बहुमत के साथ पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। लखपत जी, अभी सीएम चेहरे को लेकर एक बार फिर से रस्साकशी का दौर आपकी पार्टी में शुरू हो गया है सर। प्रदीप टम्टा ने कह दिया है कि हरीश रावत के अलावा कोई अन्य विकल्प है नहीं, और जब प्रीतम सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह का बयान ठीक नहीं है क्योंकि ये आला कमान को तय करना है, ये ऊपर से तय होगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा। देखिए, आप जानते हैं कि किसी तरह का विवाद कांग्रेस में नहीं है, लेकिन जब आप इस तरह के सवाल अलग अलग नेताओं से पूछते हैं हाँ। तो सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। हरीश रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता है, प्रशासनिक अनुभव उनके पास, राजनीतिक अनुभव, उनका सांगठनिक अनुभव उनके पास है। और मुझे लगता है उत्तराखंड में उनसे ज्यादा अनुभव किसी और नेता के पास नहीं है। मैं भी समझता हूँ कि उत्तराखंड के हित में, विकास में और उत्तराखंड के समृद्धि के लिए अनुभवी और जो संघर्षशील व्यक्तित्व हो, ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से कमान दी जानी चाहिए। पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि देखिए, अभी पार्टी का ये आंतरिक मामला है। 10 तारीख को जनता का जनादेश आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा, उसके बाद विधानसभा की बैठक के अंदर उनका नेता चुना जाएगा। और हमारे जो विधायकों में जो नेता माननीय हरीश रावत जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, और उन्हीं में से किसी अनुभवी और मजबूत आदमी को पार्टी के विधायकों की राय आपकी बातों से लग रहा है कि हरीश रावत के पक्ष में आप हैं सर। आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि हरीश रावत के पक्ष में आप। सुन लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि प्रशासनिक अनुभव, राजनीतिक अनुभव से लेकर जनसेवा के मामले में आप किसी की भी तुलना करके दिखा दीजिए हरीश रावत जी से। लेकिन मैंने पुनः कहा कि प्रीतम जी को भी बहुत सारा अनुभव है, 5 बार के वो विधायक है, नेता प्रतिपक्ष है या प्रदेश अध्यक्ष है। लेकिन मैं कह सकता हूँ पार्टी आला कमान और विधायक मंडल की बैठक में तय होगा कि कौन विधान मंडल का नेता चुना जाएगा। अब ये तय पार्टी के लोग 10 तारीख के बाद करेंगे। उत्तराखंड की जनता का जनादेश हमें मिलेगा और उनके आशीर्वाद से निश्चित रूप से तय किया जाएगा, पार्टी तय करेगी। और ये मामला मैं आपसे पुनः कह सकता हूँ कि ये विधायकों ने तय करना, उत्तराखंड की जनता के जनादेश का सम्मान कांग्रेस करेगी। और मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि कांग्रेस एक अच्छी सरकार, मजबूत सरकार, जो उत्तराखंड को विकसित प्रदेश बनाए, ऐसी सरकार कांग्रेस देगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अच्छा, आप ये भी आपकी तरफ से बात आई है कि जब कैबिनेट की पहली बैठक होगी तो कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। ऐसे कौन से फैसले हैं जो पहली बैठक में लिए जा सकते हैं? और मेरा दूसरा सवाल सर इसी में मैं ऐड कर देती हूँ कि ये जो 500 रुपए में सिलेंडर मिलने का वादा आप लोगों के द्वारा किया गया था, क्या इसमें शर्तें लागू हैं? क्योंकि आपके अलग अलग नेताओं की तरफ से इस वादे को लेकर अलग अलग बयान सुनने को मिले हैं। देखिए, कोई शर्तें लागू नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस जब सत्ता में आएगी, कांग्रेस ने जो अपना उत्तराखंड स्वाभिमान प्रतिज्ञा जो जनता के बीच दिया है, उसके अक्षर सौ कांग्रेस पालन करेगी और कांग्रेस पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस कभी झूठ नहीं बोलती है, कभी फरेब की राजनीति करती है। कांग्रेस जो कहती है, जो हो सकता है, जो किया कांग्रेस ने किया है और करके दिखाया है। ऐसा नहीं कांग्रेस कोई पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रही या
सर ये कहेंगे कि आप हम कह रहे हैं, लेकिन अपने आपके मौके हरीश पर- रावत, प्रीतम सिंह ये बोल चुके हैं कि इस योजना का लाभ हर किसी को दिया जाना संभव नहीं है। उन्होंने ये बयान दिया है सर, ऑन रिकॉर्ड ये बयान है कि इस योजना का लाभ हर किसी को दिया जाना संभव नहीं है, ये केवल आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए है। चलिए आपका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 3,17,000 ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,17,000 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 3100 ਰੁਪਏ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपका जवाब लूंगी लखपत जी, उससे पहले मैं एक बार संगीता जी का रुख कर लेती हूँ। संगीता शर्मा जी, आपके भी कोई ऐसे वादे हैं जो अब अगर आपकी सरकार मान लीजिए बन जाती है तो उसमें इफ एंड बट लागू हो जाए कि ऐसा होगा तो ही हम ऐसा कर पाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। वो भाजपा और कांग्रेस की तरह नहीं है कि पहले मैनिफेस्टो में कुछ रखते हैं और बाद में बयानबाजी कुछ करते हैं। और जनता को लुभाने के लिए पहले प्रलोभन की तरह वादे कर दिए जाते हैं और फिर उनको पूरा नहीं कर पाना है, ये भी बयानबाजी सामने आ जाती है। तो आम आदमी पार्टी के कोई भी ऐसे वादे नहीं किए उसमें जो वो ना कर पाए। हमारी सरकार बनती है तो हमने जितने भी वादे किए हैं वो सारे धरातल पर पूर्ण होंगे और 5 वर्ष के कार्यकाल में ही पूर्ण होंगे। अच्छा, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, अगर मान लीजिए सरकार ना बनकर आपको सीटें निकाल भी लेते हैं संगीता जी, तो आप कितने कामयाब हो पाएंगे कि जो विधायक आपकी पार्टी से बने वो आप ही की पार्टी में रह जाएं? क्योंकि पंजाब का हाल हमने पिछले चुनावों में देखा था, कितने जीते, कितने आपके पास रह गए, कितने दूसरी पार्टियों में चले गए। अब उत्तराखंड के लिए भी ये चुनौती आपके लिए रहेगी, तो किस तरीके से आप इन लोगों को अपने साथ जोड़कर रख पाने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, ये तो पल्लवी जी जनादेश आने के बाद ही संभव होगा, तो अभी इस पर कोई भी टिप्पणी करना मुमकिन नहीं है। ये फैसला जो है वो परिस्थिति के अनुसार और वक्त के अनुसार होगा। जब 10 मार्च को जनादेश आ जाएगा कि उसके बाद क्या होता है। बाकी अगर समर्थन देने की बात आई तो इस ओर भी आप लोग रुक कर सकते हैं क्या संगीता जी? मुझे मालूम है कि जनादेश आएगा उसी के बाद आप करेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपसे जानना चाह रही हूँ कि सरकार बनाने के लिए गठबंधन का सहारा लिया जा सकता है? देखिए, ये संगठन बैठ करके और उसके बाद ही डिसाइड करेगा कि इसे क्या करना है, तो इस पर अभी कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती है। चलिए, संजीव वर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही। बताइए संजीव वर्मा जी, मैंने अभी पूछा लखपत जी से कि उनके यहाँ पर सीएम का चेहरा कौन होगा। लखपत जी की बातों से लग रहा है कि इस बार हरीश रावत को कमान मिलेगी उत्तराखंड की। मैडम, मैंने पहले भी कहा आपको कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। सपने सबको देखने चाहिए, सपने देखने का सबको अधिकार है। लेकिन बात रही, जहाँ तक बात सरकार बनाने की है, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने अपना पूरा जनादेश दिया है। पूरा जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ये जो आप लंबी लंबी लाइनों की भी बात कर रहे थे,
तो लंबी लंबी जो महिलाओं की लाइनें थी, तो महिलाओं ने जो कोरोना काल में उनको मुफ्त राशन दिया गया, जो उज्ज्वला गैस की योजना महिलाओं के लिए लाई गई, जो अन्य बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराई। उसमें चाहे कन्याधन योजना हो, महालक्ष्मी योजना हो, अन्य कई सारी इस तरह की योजनाएं हैं। तो अभी हमारी 10वीं 12वीं की जो हमारी बेटियां हैं, उनके लिए लैपटॉप की और टैब की जो एक योजना हमारी सरकार लेकर आई, और जिस तरह से मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक लेकर हमारी सरकार आई है, जिससे उनकी कईयों की उजड़ता हुआ घर बसाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने किया है। सभी मैं सोचता हूँ मातृशक्ति ने इन सभी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम किया है। और उत्तराखंड की योजनाओं के बारे में बात करेंगे संजीव वर्मा जी। आप घसियारी योजना लाए, उसको लेकर कितना बवाल मचा, विपक्ष ने हंगामा मचा दिया। आपकी महालक्ष्मी योजना कितनी सफल हुई है, इसके बारे में जानकारी देंगे। यहाँ की महिलाओं के लिए आप क्या कर पाए जो राज्य सरकार की योजना हो? पल्लवी जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने धरातल पे तो कुछ किया नहीं, इनके बस में कुछ था नहीं। विकास के नाम पे इन्होंने एक शब्द भी पूरे चुनाव में बोला नहीं, क्योंकि ना इन लोगों ने अपने जो 2012-17 तक इन लोगों की सरकार रही, ना उस समय इन लोगों ने कुछ विकास किया, ना आगे विकास के लिए इनके पास कोई रोड मैप था। 2012 से 17 तक ये डेनिस की शराब के चक्कर में घिरे रहे, ये अवैध खनन में घिरे रहे, ये लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग के उद्योग में घिरे रहे, और भ्रष्टाचार की इंतहा तो जब हो गई जब हरीश रावत जी कैमरे के सामने ये बोलते हुए दिखे कि 7-7 करोड़ ले लो, 15-15 करोड़ ले लो, लेकिन मेरी सरकार बचा दो। मिन्नतें कर रहे थे हाथ जोड़ के, और एक तरह से उन्होंने विनय कर रहे थे अपने विधायकों से, और उत्तराखंड को लूटने का एक तरह से विधायकों को खुला निमंत्रण दे रहे थे, अपने मंत्रियों को खुला निमंत्रण दे रहे थे। और जिस तरह भी आपने बात करी मातृशक्ति की, मैडम आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो सरकार है, आप ये देखिएगा जितने हमारे एनजीओ ग्रुप्स हैं उनको 5 लाख रुपए तक की जो एक एनजीओ चलाने का जो सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की गई स्वरोजगार के माध्यम से, ताकि बहनें मदद हो, बहनें सशक्त हो, बहनों की आर्थिक स्थिति में उच्चीकरण हो, और जिससे उनका घर भी अच्छा, जिससे उनका परिवार चले। जिस तरह से महालक्ष्मी योजना की आप बात कर रहे हैं, महालक्ष्मी योजना पूरी तरह से धरातल पे उतरी है। जिस तरह से आप मातृशक्ति की बात करते हैं, तो उत्तराखंड एक पहला ऐसा राज्य है जिसने अपनी बहनों को जितनी जो उनकी पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार देने का काम किया। शायद ही पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा राज्य होगा जो अपनी मातृशक्ति के लिए इतना बेहतरीन काम कर पाया। लखपत जी, पहले वाले सवाल का जवाब आपसे चाहूंगी। गैस सिलेंडर योजना को लेकर जो वादा आपने किया था, उसमें अभी भी कुछ स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि समझ नहीं आ रहा है किसको लाभ मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये, इस बार आप अपने विधायकों को संभाल कर रख पाएंगे? क्योंकि अचानक से विधायकों की जो अंतरात्मा जागती है और वो इधर से उधर कूदते फिरते रहते हैं, वो फिर सरकार गिराने और बनाने में बड़ा योगदान दे जाता है। देखिए, आप एक चीज को समझ लीजिए कि जो हमारा मैनिफेस्टो है कि 4 धाम 1000 काम, उसके अंदर जो हमने एक वानिकी में पिरो करके 4 चीजें बताई हैं। आप ये समझ लीजिए कि उत्तराखंड के अंदर 10 मार्च के बाद 500 से ऊपर किसी को भी सिलेंडर नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, न किसी में भ्रमित रहिए। ये कांग्रेस की सरकार आएगी और कांग्रेस अपने इस वादे को पूरे करेगी। कांग्रेस ने कहा है कि हम निश्चित रूप से अपनी महिलाओं को, निर्बल वर्ग के लिए जो 40,000 की हमने कैश सब्सिडी की बात की है, उसके अंदर उन परिवारों को देखा जाएगा जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं।
इसमें आप इसको संभाल लीजिए। नौकरियों में हमने कहा कि जो 57,000 पद उत्तराखंड के अंदर रिक्त है, उनमें शीघ्र से शीघ्र उन पदों को भरने का काम किया जाएगा। हमने कहा है कि हम जो हमारे पुलिस बल के जो साथी हैं, उन लोगों की ग्रेड पे की जो समस्या है उसको दूर करने का काम किया जाएगा। इसमें कहीं पे भी कोई समस्या नहीं है। ओपीएस को भी हम लागू करने का प्रयास करेंगे, उसको भी हम उससे भी कोई ना कोई निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। मैं आपसे कह सकता हूं कि उत्तराखंड के स्वाभिमान, यहाँ के उत्तराखंडियत को लेकर के जो कांग्रेस ने अपना एक स्पष्ट रूप से रोड मैप, एक अपना विजन दिखाया है, कांग्रेस क्या करना चाहती है उसको हमने एक शीशे की तरह जनता के सामने रखा है। भाजपा तो इतनी कंफ्यूज थी, हमें तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन अपने चुनाव से 24 घंटा पहले मैनिफेस्टो लाए। उस मैनिफेस्टो में आप सोच लीजिए कि पिछली बार के दृष्टि पत्र के इन्होंने जो पहला बिंदु था लोकायुक्त लाने का, वो नहीं ला पाए। दूसरा बिंदु था कि 6 महीने में हम सारे पदों को, सरकारी पदों पे रिक्तियों को जो भरने का काम करें, वो नहीं कर पाए। तो इनके सारे जितने वादे थे सब झूठ थे, तो ये कांग्रेस नहीं करती है। मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप भरोसा रखिए, इम्तिहान से देखिएगा। 10 मार्च के बाद आप देखेंगे जब सरकार का गठन होगा, 1 महीने के बीच ही बहुत सारी समस्याओं का निदान उत्तराखंड में हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि हमारी जो सोच है, जो हमारे चिंता है कि उत्तराखंड जो पिछले 5 सालों में गर्त में गया, पीछे गया है, उत्तराखंड का चाहे आप देखोगे उत्तराखंड में चाहे कर्जा के मामला हो, चाहे बेरोजगारी, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे महंगाई हो, ये सारी समस्याएं देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी है। और इस पे हम बहुत जल्दी काबू पाकर के उत्तराखंड को एक समृद्ध उत्तराखंड बनाने के लिए और अग्रणी उत्तराखंड बनाने के लिए हम काम करेंगे और दिन रात मेहनत कांग्रेस करेगी। मेरे उस सवाल का भी जवाब दीजिए सर। आपके विधायकों की अंतरात्मा जाग जाती है रह रहकर, उसका क्या करेंगे? कौन ले रहा है गारंटी कि इस बार आपके विधायक इधर से उधर नहीं जाएंगे? जवाब लूंगी आपका, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। पिछला ਤਾਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਆਊਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਓ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। महंगे मिलते जिथे सी, जिन्हों मिलिए ही कहता ये बंदा हुण तक किथे सी। जिन्हों मिलिए यही कहता ये बंदा हुण तक किथे सी। 5 साल जे फेर आ गया तुरू पंजाब तरक्की वल। आओ घर घर दे विच चली गल, चन्नी करदा मसले हल। घर घर दे विच चली गल, चन्नी करदा मसले हल। घर घर दे विच लोग कहणगे घर घर दे विच। चन्नी हरमन प्यारा होया, फैन पंजाब है सारा होया। जेड़ा मसला हल कराता, खड़ा ना फिर दोबारा होया। आओ जेड़ा मसला हल कराता, खड़ा ना फिर दोबारा होया। बापू पुत नू कहता मैनू, चन्नी दी रैली ते लैके चल। आओ घर घर दे विच चली गल, चन्नी करदा मसले हल। घर घर दे विच चली गल, चन्नी करदा मसले
अमीर होणगे लीडरां ने बहुत लुट लिया हुण आम लोग अमीर होणगे लीडरां ने बहुत लुट लिया हुण आम लोग अमीर होणगे हाँ सब दी ही जुबान ते चढ़िया चन्नी करदा मसले हल आओ कर कर दे विच चली गल चन्नी करदा मसले हल कर कर दे विच चली गल चन्नी करदा मसले हल कर दे विच लोग कहणगे कर दे विच कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखपत जी, आपका रुख करना चाहेंगे, बताइए सर। ये देखिए, जिस चीज को लेके आपने बात किया, 18 मार्च 2016 को जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस देश के अंदर जिस दिन से मोदी जी, अमित शाह जी ताकतवर हुए हैं, उसके बाद उन्होंने जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है, उत्तराखंड के अंदर केवल आप ये मत देखिए कि उत्तराखंड में कांग्रेसी विधायक को खरीद करके जिस तरह से सरकार, चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया, ये कांग्रेस का अपमान है, उस उत्तराखंड के और इस देश के संविधान का अपमान है, उस लोकतंत्र का अपमान है जिसमें लोग आस्था के जनादेश देते हैं। आप इसी अपमान को 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी, बड़े बहुमत की सरकार बनी है, उसमें भी दो मुख्यमंत्रियों का जो कत्ल किया इन्होंने, उसमें भी आप देखोगे लोकतंत्र का, जनादेश का अपमान है। ये मैं कह सकता हूँ, मोदी जी गुजरात में 2002 के बाद मुख्यमंत्री बने, जनादेश मिलता रहा, लेकिन वहां वो लगातार 12.5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन वहां पे उन्होंने जिस तरह से चलाया, कांग्रेस ने न कोई डिस्टर्ब करने का काम किया और न ही वहां पे इन्होंने इस तरह से मुख्यमंत्री बदलने का काम किया। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ, मोदी जब किसी पद पे बैठ जाते हैं तो वो उस पर कुंडली मार के बैठ जाते, आसपास के लोगों को खत्म करने का काम करते, लेकिन दूसरा दूर से दिखाई देता तो उसका गला घोटने का और रेतने का काम करते। ये संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं। आपने जहां तक कांग्रेस की निष्ठा और कांग्रेस के लोगों की बात की है, कांग्रेस के लोग समझ चुके हैं और आज जो भाजपा में गए थे वो बड़े बड़े लोग वापस आए, उन्होंने अपनी गलतियां स्वीकारी, उन्होंने कहा कि भाजपा में हमारा करना और मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र को, संवैधानिक ढांचों को कुचलने के अलावा कोई विकास का काम नहीं है। लेकिन आज आपने मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह का ट्वीट देखा होगा और उसने जो एक वीडियो जारी किया, उस वीडियो के अंदर उन्होंने कहा है कि भाजपा का खोखला जो देश हित है वो नुकसानदेह है और देश उसी रास्ते पे, जिस रास्ते पे तालिबानी संस्कृति चल रही है, ये बड़ा दुखदपूर्ण है, देश के लिए बड़ा नुकसानदेह है और लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों का गला घोटना, मैं समझता हूँ उनको डरा करके। मैंने देखा मनमोहन सिंह का वो वीडियो संदेश हमने देखा। सर, ये तालिबानी संस्कृति की जो बात आप कह रहे हैं वो कैसे है, कैसे भारत में तालिबानी संस्कृति चल रही है? ये हमारी डिबेट से थोड़ा अलग हटके हो गया विषय, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूंगी। जी जी जी, देखिए, उन्होंने जो कहा है कि देश के अंदर जिस तरह से एक सरकार आज से 1947 और 1950 की सरकारों को काम के लिए घूस देती है, जब अपने आप कोई काम नहीं होता है, जब कोई विकास के मुद्दे पे इनसे कुछ पूछता है तो ये जातीय ध्रुवीकरण और राजनीति इस तरह की करते हैं कि जिसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाए। ये उसी बात को लेके है कि देश को तोड़ो, राज करो। अंग्रेजों की जो एक नीति थी, उस नीति से भी आगे बढ़कर के देश का नुकसान करे। तालिबानी संस्कृति से कैसे तुलना हुई सर? तालिबानी संस्कृति का मतलब समझ रहे थे पूर्व प्रधानमंत्री और आप भी यहाँ बैठकर? कौन सी गोलियों के बल पर चुनाव कराए गए हैं ये भी बताइए, और चुनाव ही नहीं होते अगर तालिबानी संस्कृति होती तो। मैं आपसे सुन लीजिए, आप पूरी बात को सुने। तालिबानी संस्कृति का हमारा ध्येय यह है कि देश को विघटित करना, देश को तोड़ना, भाईचारे को खत्म करना और फूट डाल के राज करना, देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बातें नहीं होना, देश में विकास की बातें नहीं होना,
ये जो पीछे ले जाने का जो जगह पीछे जवाहरलाल नेहरू समझता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब 2017 की चुनी सरकार जिनको दोबारा चुना गया वो सरकार लगातार 1947 की और 1960 की जो सरकारें चुनी गई 1980 के दशक की जो सरकारें चुनी गई है उसको लेकर के जो ताना बाना जो दोष देने का काम करें, इनको विकास के मुद्दे पे जब बात की जाती है, इनको रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पे जब बात की जाती है तो किस तरह से बौखला जाते हैं, किस तरह से सामाजिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण की ओर से ले जाते हैं। तो ये देश के लिए नुकसान भी है, ये मॉडल हिंदुस्तान के लिए बहुत ही हार्मफुल है। चलिए ठीक है। राष्ट्र पीछे की ओर जाएगा और राष्ट्र आज अवनत के जो रास्ते पे जा रहा है उसको लेके आप देखो 100 इंडेक्स में हम 105वें नंबर पे आ गए। बेरोजगारी देश में 50 साल में सबसे ज्यादा चरम पे। इस समय आप देखो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार में जिस तरह से हिंदुस्तान तबाह हो गया, बैंक जिस तरह से 22 और 24 हजार करोड़ का घोटाले कर रहे और सारे के सारे गुजराती घोटाला करके भाग जा रहे। हिंदुस्तान में पिछले 5 साल में आपको जान के ताज्जुब होगा कि 6,32,000 करोड़ रुपए के एनपीए किए गए हैं और लोगों को राइट ऑफ करने का काम किया गया है और वो राइट ऑफ केवल गुजरात के लोगों का हो रहा है और बैंक के जो घोटाले हो रहे, जो पैसे की लूट मची हुई उसमें सारे गुजराती हैं और 2 गुजराती उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है। संगीता शर्मा जी एक सवाल मेरा ये है कि अभी जो रोजगार की बात कर रहे थे, चलिए अच्छी बात है, रोजगार की बात ही होनी चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम जैसी बातें होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन रोजगार की जो जिम्मेदारी है क्या वो केंद्र सरकार की है अकेले? राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने राज्य में रोजगार के अवसर किस तरीके से पैदा करें? देखिए, राज्य सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी है कि वो अपने राज्य में ही रोजगार के अवसर पैदा करे कि यहाँ पलायन ना हो, यहाँ के लोगों को बाहर रोजगार करने के लिए ना जाना पड़े। तो उनके आगे जब ये मजबूरी आ जाती है और राज्य सरकारें जो है वो ये इंतजाम ही नहीं कर पाती कि युवाओं को कैसे नौकरी दी जाए और कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, तो कहीं ना कहीं वो पलायन के लिए मजबूर होते हैं। और जो ये तुष्टीकरण की राजनीति और बयानबाजी है, ये कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे को हटा करके जनता को दूसरी तरफ ले जाने की हो जाती है कि ऐसी बयानबाजी कर दीजिए, ट्वीट कर दीजिए और इस तरह से जनता का ध्यान भटका दीजिए और जनता अपने असल मुद्दों को भूल करके इन जुमलों में फंस जाए और इन चीजों की बात करने लगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो इस तरह की चीजें सामने आती हैं, चाहे वो देश में हो चाहे वो राज्य में हो। विकास के मुद्दों पर कभी बात ही नहीं होती। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं तो विधानसभा मैं जिले चंपावत की बात करूं तो वहाँ एक गांव है टूका, जहाँ 5 साल से जब भाजपा की सरकार ने एएनएम केंद्र बनाए थे तो उस जिले में 80 एएनएम केंद्र बनाए गए थे, जिसमें तो मात्र 36 में तैनाती हुई और उसमें भी 29 जो थे वहाँ संविदा कर्मचारी लगाए गए और उसमें से केवल 29 में से 26 लोगों ने काम किया। तो सोचिए वो जो एक टूका गाँव है वहाँ 6 साल से उसमें ताला लटका हुआ है। तो ये कितनी भयावह स्थिति है कि हम योजनाएं ले आते हैं और उनको धरातल पर नहीं उतार पाते, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं और उसका लाभ जो है वो जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए उन्हें नहीं मिलता। अगर उन्हें वहाँ गर्भवती महिलाओं को टीका लगाना हो या शिशुओं को टीका लगाना हो तो उसके लिए वो केंद्र बनाए गए थे, लेकिन उस गाँव के लोगों को 30 किलोमीटर दूर टनकपुर के अस्पताल में आना पड़ता है और फिर वहाँ उन्हें सुविधा का लाभ लेना पड़ता है। तो कितनी दयनीय स्थिति है पहाड़ के गाँव की। तो हम कब तक इस तुष्टीकरण की राजनीति और इधर उधर की राजनीति में लगे रहेंगे और सब उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचेंगे? जो आप अभी उदाहरण दे रही है ना संगीता जी, ये बात मुझे पूरी तरीके से पता है कि लखपत जी को भी नहीं मालूम होगी कि इस तरह की स्थिति किसी गांव में बनी हुई है। तो जिम्मेदारियां तो दोनों पार्टी की हुई ना। अगर उन्होंने एएनएम केंद्र खुलवाए, वहां पर नियुक्तियां नहीं हुई तो ये बीजेपी की जिम्मेदारी है, लेकिन कांग्रेस को तो मालूम ही नहीं होगा कि ऐसे किसी गाँव में ऐसी कोई परेशानी भी आ रही है। तो वही मैं आपको एक छोटा सा एक गांव का उदाहरण दे रही थी। ऐसे हमारे कितने गांव हैं जो इन सुविधाओं से महरूम हैं और जब बैठते हैं बीजेपी के प्रवक्ता हो चाहे कांग्रेस के तो वो विकास 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 की बातें करते हैं। तो वो विकास धरातल पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अगर हम संजीव भाई से कभी भी पूछते हैं कि बता दीजिए कहाँ के अस्पताल खुले तो वो इधर उधर की बात करते हैं और बताने से मुकर जाते हैं। तो ये कब तक होता रहेगा? आप ये बताइए कि काम कितना किया, आप ये बताइए आपने अस्पतालों में क्या सुविधा मुहैया कराई, तो उसका उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता है। उनके पास जो जवाब होता है वो शायद शहरी इलाकों वाला होता होगा। संजीव वर्मा जी, इस तरह के गांवों में क्या सुविधा पहुंचाई गई है आप लोगों के द्वारा? मैं आ रही हूँ लखपत जी, 2 मिनट का वक्त दे दीजिए।
पहले तो मैं जरा लखपत जी के बहुत मोटी मोटी बातें कर रहे थे अभी, जरा मैं पहले उनकी बातों का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपकी बात पे आता हूँ। जिस तरह से उन्होंने अभी कहा, सिलेंडरों की बात कर रहे थे कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, तो पहले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के 5 पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं, उनमें 500 रुपए का सिलेंडर उन्होंने कर दिया क्या? जितने दिन से उन्होंने यहाँ पे वादा किया है, चलो पिछले की बात हम छोड़ देते हैं, क्या पिछले 3 महीने से उन्होंने इस तरफ कोई कदम उठाया? उन लोगों का क्या गुनाह है, क्या अपराध है उन लोगों का? तो वो दोयम दर्जे के लोग हैं जिन लोगों ने उनको वहाँ पे बहुमत की सरकार दी। आप उत्तराखंड में इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, हाँ आपको पता है कि हमारी सरकार आनी नहीं, हम जितने मर्जी लंबे चौड़े वादे करते हैं तो इनका कोई मोल नहीं, लेकिन जहाँ पर आप सक्षम हैं, जहाँ पर आप लोग कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ में बहुत कुछ है, तो वहाँ तो आप लोग कर सकते हैं, आपको करना चाहिए था। सबसे पहले आपको वहाँ पे 500 रुपए का आप सिलेंडर देते तो यहाँ के लोगों को भी एक आशा बनती कि हाँ ये लोग कुछ कर सकते हैं, इन लोगों ने अपने राज्य में ऐसा किया है, तो वो आपके लिए उदाहरण पेश होता। ठीक, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है अपने मैनिफेस्टो में, अपने दृष्टि पत्र में कि हम गरीब जनता को 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे। भारतीय जनता पार्टी की इस दृष्टि पत्र की घोषणा का उत्तराखंड की महिलाओं ने, मातृशक्ति ने सम्मान किया और उसको स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में किसी प्रकार का कभी कोई भेद रहता ही नहीं है। आप इसका उदाहरण ऐसे करके देखिएगा, 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हम 6,000 रुपए की किसानों को सम्मान राशि देंगे, जबकि राहुल गांधी आपके प्रधानमंत्री ने तो 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने की भी बात कही थी। आपके प्रधानमंत्री ने तो काला धन वापस लाने की भी बात कही थी। आपके प्रधानमंत्री ने तो आतंकवाद की कमर तोड़ने की भी बात कही थी। आपके प्रधानमंत्री नहीं है, आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मैं उसी लैंग्वेज में आपको जवाब दे रही हूँ सर। हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा था तो मैंने बोल दिया कि आपके प्रधानमंत्री ने तो ऐसा भी कहा था। मैडम बात चलिए, हमारे प्रधानमंत्री ने तो अच्छे दिन आने का वादा भी किया था। मैडम अच्छे दिन सभी के हैं, कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं है और कभी आएंगे भी नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस रही है। जिस तरह से उन्होंने पूरे देश को काला ही काला अंधकार में किया है, मैं सोचता हूँ उनके अच्छे दिन आने भी नहीं चाहिए। उनके ऐसे काला और भ्रष्टाचार दोबारा से जनता के सामने आना भी नहीं चाहिए। आम जनता के कौन से अच्छे दिन आ गए सर? आम जनता के कौन से अच्छे दिन आ गए? शौचालय बनवा देना अच्छे दिनों में गिनती नहीं आती उनकी कि चलिए अब उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ रहा। आपने बहुत अच्छा कदम उठाया, लेकिन इसे आप अच्छे दिनों में मत गिनिए। पल्लवी जी देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि 70 साल का आजादी हुए हमारे देश को हो गए, लेकिन 70 साल के बाद प्रधानमंत्री आते हैं, वो कहते हैं कि शौचालय भी बनने चाहिए। आज से पहले की जो कांग्रेस की सरकारें रही, वो केवल अपनी जेब भरने में मशगूल रही और भ्रष्टाचार करने में मशगूल रही और भाई भतीजे करने में मशगूल रही। हमने ग्रास रूट जनता का ध्यान रखा है, हमने लोगों का ध्यान रखा है। एक छोटी एक बुनियादी जरूरत होती है शौचालय की, जो मातृशक्ति की इज्जत घटने का भी एक काम करती है। एक इतना महत्वपूर्ण काम है जिसको आप बहुत छोटा काम बोल रही हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। दूसरा अभी हमारे लखपत जी कह रहे थे ग्रेड पे, आपने ग्रेड पे 15 दिन में करने की बात करी है। मैं सोचता हूँ आप उसके बाद आपने बोला है हम निर्बल वर्ग को 1,000 और 2,000 रुपए उनके खातों में डालेंगे। आप पहले ये बताइए ना, आपके जितने कांग्रेस शासित राज्य हैं, आप उन राज्यों में ये सब सुविधाएं दे रहे हैं क्या? यदि आप लोग
स्टेट में ये सारी सुविधाएं नहीं दे रहे, इसका मतलब आप जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ एक बहुत बड़ा पाप करने का आप लोग ये काम कर रहे हैं। लखपत जी, आवाज मिल रही है आपको? और उसके बाद आपने एक प्रश्न किया था कि क्या चुनाव के बाद कुछ विधायक फिर दोबारा से कांग्रेस छोड़ के आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं मैडम। तैरते हुए जहाज पर हर व्यक्ति सवार होना चाहता है, डूबते जहाज को छोड़ के उसके बाद भी बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। जिस तरह से 2016 में फिलहाल तो आपकी पार्टी से वहां पर ज्यादा गए हैं सर, वो भी थोड़ा आंकड़ा बिठा कर रखिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। बारह नंबर फैसला है साडा कि 105 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਆਏ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, और मैं वो बोलना जो लोगों की जरूरत है। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अभी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी अपनी सरकार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी से संगीता जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी अभी सरकार बनाने की तैयारियां कर रही हैं। ऐसा तो नहीं कि रिजल्ट कुछ और ही चौंकाने वाले आ जाएं, क्योंकि इस बार ये देखने में भी आया है कि स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। देखिए, इस बार जो परिणाम आएंगे वो कहीं ना कहीं अप्रत्याशित ही आएंगे, क्योंकि जिस तरह से दोनों ही सरकारों ने 21 सालों में काम किया और 5 साल में जो भाजपा सरकार ने काम करके दिखाया, तो वो कहीं ना कहीं जनता बहुत ज्यादा परेशान थी और महंगाई की मार झेल रही थी। दूसरी तरफ बेरोजगारी की मार, शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी लचर, तो कहीं ना कहीं जनता बहुत परेशान हो चुकी थी। तो इस बार जो भी उन्होंने वोट दिया है वो कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर ही दिया है। तो जो परिणाम आए वो चौंकाने वाले ही आने वाले हैं इस बार। तो जो भी है, अगर भाजपा से सवाल करो तो वो उन चीजों का जवाब नहीं देते कि 5 साल में क्या विकास किया है। जिस तरह से इस बार हमने देखने को मिला कि 7 गांव ऐसे थे जहां से चुनाव का बहिष्कार हुआ उत्तराखंड में। उन्होंने वोटिंग नहीं की कि हम वोट नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे यहाँ काम नहीं हुआ है। तो इस तरह की भी बहुत सी स्थिति देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां ये दर्शाती हैं कि जनता जो है वो बहुत परेशान है उत्तराखंड की, और जो वोट प्रतिशत भी पिछले चुनाव के मुकाबले हमें थोड़ा कम देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये भी जनता के बीच में एक गुस्सा है कि वोट डालने क्यों जाए जब सरकारें काम ही नहीं करती। तो इस तरह की स्थिति ये दिखाती है कि उत्तराखंड में काम नहीं हुआ है, केवल विकास की बड़ी बड़ी बातें। पर आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है संगीता जी। देखिए, हमारा पहला चुनाव था, जनता ने हमें जो भी जनादेश दिया होगा वो हमारे सर माथे है, जो भी जनता ने फैसला किया होगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। जो जनता का फैसला है वो सभी को मानना पड़ता है और उसी के आगे नतमस्तक होना पड़ता है। तो जनता ने जो भी आदेश दिया होगा उसका आम आदमी पार्टी पूरा सम्मान करेगी।
चलिए, वो तो खैर करना ही पड़ेगा, हमारे पास कुछ दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि जो अन्य जो पार्टियां हैं, जैसे मैंने पहले भी पूछा था कि बसपा भी इस बार चुनावी मैदान में सही तरीके से ताल ठोकती हुई नजर आई, यूकेडी भी रही, आप भी रहे, बहुत ज्यादा भविष्य यहाँ पर दिखता नहीं है क्षेत्रीय दलों का। अभी हमने देखा कि झारखंड में क्षेत्रीय दलों ने सरकार बना ली, महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दल का ही सीएम बन गया, उत्तराखंड में ये ट्रेंड नहीं रहा है। इतिहास इस बात का गवाह है, यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टियां ही हमेशा से रही हैं। लेकिन देखिए पल्लवी जी, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टियों को लगातार उत्तराखंड की जनता ने मौका दिया है, तो वो भी अब देख चुकी हैं कि राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं वो उत्तराखंड के लिए कितना काम कर रही हैं। वो लगातार इस चीज को देख रही हैं, तो वो भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें बदलती हैं और मिथक टूटते हैं। और रोजगार को लेकर आप लोग ने बहुत वादे किए हैं उत्तराखंड में, लेकिन बार बार आपका वो सामने आ जाता है दिल्ली वाला फॉर्मूला, और ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। आरटीआई की जो रिपोर्ट आई उसको देखकर काफी थू-थू हुई दिल्ली सरकार की, इतने कम लोगों को रोजगार आप लोगों की तरफ से दिया गया। तो जनता आपने आप पर किस तरीके से विश्वास किया होगा संगीता जी? देखिए, यहाँ के बहुत से लोग उत्तराखंड में रहते हैं, और ये बात हमने कही थी कि आप अपने रिश्तेदारों से फोन करके पूछिए, जो वहाँ आपके जान पहचान वाले हैं उनसे पूछिए कि वहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़ा काम दिल्ली सरकार ने किया है, और महिलाओं के लिए भी, चाहे वो फ्री बस सेवा हो या सुरक्षा को लेकर कैमरे की बात हो। तो दिल्ली सरकार ने 7 साल में जो काम किया है, अगर मैं बात करूं तो ये दोनों सरकारें 70 साल में भी वो काम नहीं कर पाई हैं। इनको बहुत बड़ा समय दिया गया, बहुत लंबा अंतराल इन्होंने अपना सरकार में चलाया है, लेकिन इन्होंने वो काम करके कभी भी नहीं दिखाए जो एक सरकार को करने चाहिए थे। तो 5 साल एक बड़ा लंबा समय होता है, और सरकारों के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। जिस तरह से हम पंजाब में भी बहुत घाटे में सरकार है, उत्तराखंड की सरकार भी बहुत घाटे में चल रही है। तो ये जो सरकार घाटे में चली जाती है, तो ऐसा क्यों होता है कि नेताओं का वर्चस्व तो बढ़ रहा है, पर सरकारें लगातार ऋण में, कर्जे में डूबी हुई नजर आती हैं। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की सरकार सरप्लस में है, ना कि वो कर्जे में डूबी हुई है। और जब पहली बार सरकार को मौका मिला, दूसरी बार उससे कहीं ज्यादा बजट विधानसभा में पेश किया गया, और तीसरी बार उससे कहीं ज्यादा। तो ऐसा हमें उत्तराखंड में कभी भी देखने को नहीं मिला, बल्कि उत्तराखंड की सरकार को हमने लगातार कर्जे में डूबता हुआ देखा है। तो ये भी एक सरकारों की जिम्मेदारियां हैं कि रोजगार के अवसर पैदा करे, कहीं ना कहीं आय के साधन जनरेट करे, जो कि हमारी जो सरकारें हैं वो कर्जा लग रहा है राज्य सरकारों के ऊपर, वो स्थिति कहीं ना कहीं ना नजर आए। तो दिल्ली ने इसमें भी एक पूर्ण सफलता हासिल की है, तो कहीं ना कहीं जनता के सामने ये भी एक बहुत बड़ा मॉडल है। संजीव वर्मा जी, कर्जे में डूबा हुआ है उत्तराखंड? ये हंसने की बात नहीं है संजीव भाई, ये शर्म आने की बात है कि उत्तराखंड कर्जे में चुप रहिए, चुप रहिए। आप चुप रहिए, आपकी बौखलाहट नजर आती है जब आप सही उत्तर नहीं दे पाते। आपकी बौखलाहट पैदा होती नजर आती है। 11 साल आप रहे हैं, तो कर्जे में डुबाने का काम आपने और कांग्रेस ने किया है। अरे शर्म करो यार, चुप करा कर आप तो शर्म करिए, क्योंकि ये सब जानते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। सर, वो अगर कोई आरोप लगा रही है तो उस आरोप पर आप जवाब देंगे या सामने वाले को चुप करा देंगे? संजीव जी, उन्होंने बोला कि उत्तराखंड कर्जे में डूब गया है, तो इस बात का जस्टिफिकेशन दीजिए ना सर। पल्लवी जी, इनको चुप कराइए। वो शांति बैठी हैं, वो आपसे सवाल पूछ रही हैं, आप उनसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। बताइए अभी क्या है उत्तराखंड में कर्जे की स्थिति? ना करना ना धरना देने पर काम नहीं करते, फालतू की। आपने संजीव भाई उतनी देर से मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा जो चंपावत जिला है उसमें एएनएम केंद्रों की स्थिति क्यों है ऐसी 5 साल में, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा उत्तराखंड कर्जे में क्यों है, आप उसका जवाब नहीं। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं संगीता जी जवाब लेते हैं। बोलिए संजीव जी। रिकॉर्ड प्लेयर बंद कराएंगी आप? बताइए संजीव जी, जवाब दीजिए सर। 2-3 सवाल वो आपसे पूछ चुकी हैं। पल्लवी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किया है, हर क्षेत्र में काम किया है। अटल आयुष्मान योजना के तहत हमने उत्तराखंड के समस्त 32 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का
जो मुख्य अच्छा ठीक है, मैं फिलहाल दोनों ही मेहमानों को रुकने के लिए कहूंगी क्योंकि समय की भी अब हमारे पास कमी होती जा रही है। फिलहाल शुक्रिया आप हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव तो हो चुके हैं, लेकिन अभी मतगणना बाकी है और मतगणना होने से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही दल अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो इस बार उत्तराखंड में सरकार बनाएगी, तो वहीं जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ने तो ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं को पदभार देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।